हेलो दोस्तों, आज की कहानी है संस्कार। धीरज और नीरज काफ़ी अच्छे दोस्त थे। दोनों का बचपन साथ साथ ही बीता था। हालांकि दोनों के स्वभाव में ज़मीन आसमान का अंतर था। जहाँ धीरज काफ़ी सज्जन था, वहीं नीरज शैतानी दिमाग वाला था। मगर फिर भी उनकी ये बेमेल जोड़ी काफ़ी दिनों तक सलामत रह चुकी है। धीरज पढ़ने में काफ़ी तेज था, जबकि नीरज का झुकाव पढ़ाई लिखाई में कम, खुरापात में ज़्यादा था। ऐसे में उसने कुछ ही दिनों में पढ़ाई छोड़ दी। धीरज को जब इस बात का पता चला तो उसने नीरज को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु उल्टा नीरज धीरज को ये समझाने में लगा रहा। लाख प्रयासों के बावजूद नीरज आगे पढ़ाई न करने के अपने निर्णय पर अटल रहा। वहीं धीरज को आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर जाना पड़ा, जिसके कारण 2 दशकों से चल रही इस दोस्ती में जुदाई का वक्त आ गया। हालांकि फिर भी दोनों के बीच पत्रों के द्वारा बातचीत का दौर जारी रहा, परंतु ये चिट्ठी पत्री का दौर भी ज़्यादा दिन तक जारी न रह सका और बदलते पते के साथ ही दोनों का एक दूसरे से संपर्क आखिरकार टूट गया। ऊंची शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात धीरज को बैंक मैनेजर की जॉब मिली। वहीं शैतानी दिमाग वाला नीरज धीरे धीरे अपनी सोच के मुताबिक लूट, छिनौती एवं चोरी जैसे गलत कामों में रम गया। वक्त गुजरने के साथ साथ धीरज और नीरज दोनों अब विवाह के बंधन में बंध चुके थे। कुछ सालों के अंतराल के बाद दोनों के एक एक पुत्र हुए। दोनों अपने नए रूप को अपने सामने पाकर काफ़ी खुश थे। दोनों ने अपने अपने तरीके से और अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक बच्चे का लालन पालन किया। वक्त के साथ मिले प्रमोशन से धीरज अब बैंक में काफ़ी बड़ा ओहदा पा चुका था, जिससे धीरज की आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत थी। अपनी स्टेटस के अनुरूप धीरज ने काफ़ी महंगे पब्लिक स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला कराया। वहीं नीरज लूट एवं चोरी के बल पर कुछ ज़्यादा नहीं कमा पाता था और अक्सर उसे इन अपराधों के लिए जेल के चक्कर भी काटने पड़ते थे, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। ऐसे में उसने अपने बच्चे का दाखिला पास के ही एक प्राथमिक विद्यालय में करा दिया। गुजरते वक्त के साथ धीरे धीरे दोनों के बच्चे बड़े हो गए। वही धीरज और नीरज का बुढ़ापा आ गया। तकरीबन 30 वर्षों की बैंक सेवा देने के पश्चात धीरज अब रिटायर हो रहा था। ऐसे में उसने अपने पुराने शहर वापस लौटने की सोची। रिटायरमेंट के फौरन बाद अपना बोरिया बिस्तर बांधे धीरज अपने पुराने शहर वापस लौट आया। शहर में कदम रखते ही उसे अपने पुराने दिनों की याद आ गई। शहर काफ़ी बदल चुका था। वहाँ की छोटी छोटी दुकानें अब माल का रूप ले चुकी थी। जिन सड़कों पर कभी यदा कदा कोई दिखाई दिया करता था, आज वहाँ पाँव रखने की भी जमीन नहीं बची। धीरज मन ही मन सोच रहा था, कितना कुछ बदल सा गया है, मगर फिर भी ये शहर न जाने क्यों ये आज भी उतना ही अपना सा लग रहा है जितना कल लगा करता था। शायद इसलिए कहते हैं अपना शहर तो अपना ही होता है। यहाँ पहुंचकर धीरज बहुत खुश था। घर पहुंचकर सबसे मिलने के बाद उसे अपने बिछड़े जिगरी यार नीरज की याद आई। वह नीरज से मिलने के लिए अधीर हो गया, परंतु नीरज अपना पुराना मकान छोड़ चुका था। धीरज अपने पुराने मित्रों से नीरज के बारे में मालूमात करने लगा। तब उसे पता चला कि नीरज गलत रास्ता अपना चुका है। अब वहाँ चोर उचक्कों की संगत में रहता है। आए दिन थाने के चक्कर काटना उसकी दिनचर्या बन चुकी है। ये सब जानकर धीरज को काफ़ी दुख हुआ। हालांकि इन सब बातों से वह ज़्यादा आश्चर्यचकित नहीं हुआ, क्योंकि वह नीरज के रंग ढंग से पहले ही पूर्णतः वाकिफ था। परंतु धीरज सब कुछ जानकर भी नीरज से मिलने के लिए बहुत व्याकुल था। काफ़ी मशक्क़त के बाद एक दिन उसने नीरज का पता जान ही लिया। अगली सुबह जब नीरज अपने घर के बरामदे में चारपाई पर बैठे चाय पी रहा था, तभी अचानक उसके सामने धीरज आ धमका। उम्र के थपेड़ों ने दोनों के रंग रूप को इतना बदल कर रख दिया था कि एक दूसरे के सामने होकर भी वे एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं पहचान रहे थे। धीरज को अपने सामने पाकर नीरज खाट से उठ खड़ा हुआ। उसने धीरज से पूछा, जी बताइए आप कौन हैं और यहाँ किस काम से आए हैं? वक्त नाम बुला सकता है, चेहरे को बदल के रख सकता है, परंतु आवाज़ कभी नहीं बदल सकती। नीरज की आवाज़ सुनते ही धीरज उसे पहचान गया और उसके मुख से नीरज मेरे दोस्त निकल पड़ा। धीरज की आवाज़ सुनते ही नीरज ने भी उसे पहचान लिया और उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान छा गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ उंगली उठाई। शायद वे एक दूसरे से धीरज नीरज होने की बात कंफर्म कर रहे थे।
बरसों के बिछड़े जिगरी यारों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उनके बीच काफ़ी देर तक बातचीत चलती रही। थोड़ी ही देर बाद नीरज के बेटे ने घर में कदम रखा। उसने अपने पिता से धीरज के बारे में बचपन से ही सुन रखा था। ऐसे में जैसे ही उसने जाना कि धीरज अंकल यही है, उसने तपाक से उनके पैर छुए। नीरज के बच्चे में ऐसे संस्कार देखकर धीरज थोड़ा अचंभित रह गया, क्योंकि एक चोर उचक्के के बच्चे में ऐसे संस्कार का होना बड़ी अजीब सी बात थी। नीरज और धीरज के साथ नीरज का बेटा भी वहीं बैठा रहा। धीरज ने उससे काफ़ी सवाल जवाब भी किए, जिसका उसने बड़ी शालीनता और आदर से जवाब दिया। पता चला कि वहाँ एक MNC कंपनी में सेल्समैन है। काफ़ी देर तक हुई बातचीत के बाद धीरज नीरज से घर आने के लिए कहकर वहाँ से चला गया। घर पहुंचकर धीरज ने नीरज और उसके बेटे की काफ़ी तारीफ की। उधर पुराने यार से पुनः मिलने की इच्छा से नीरज को अधीर बना दिया था। ऐसे में अगली ही सुबह वहाँ भी धीरज के घर जा पहुँचा। कल की बची कुची बातें अब उनके बीच पूरी होने लगी। धीरज का घर काफ़ी आलीशान था। घर के सामने ही महंगी महंगी गाड़ियाँ उसके रईसी की गवाही दे रहे थे। इतने में ही धीरज का बेटा घर से बाहर जाने के लिए निकला। धीरज ने उसे रोककर नीरज का उससे परिचय करवाना चाहा, परंतु बिना धीरज का बेटा रुके बगैर बस घर से बाहर चला गया और फिर लग्जरी कार में बैठकर तूफान की स्पीड से कहीं गुम हो गया। यह सारी बातें नीरज को काफ़ी अजीब लग रही थी। वही बेटे की इस करतूत ने धीरज को भी थोड़ा शर्मिंदा कर दिया था। तब नीरज ने बात को बदलने की कोशिश करते हुए कहा, जाने दे यार, बच्चे हैं, ज़रूर कोई इम्पोर्टेंट काम होगा, इसलिए शायद थोड़ी जल्दी में था। धीरज ने उसकी आह में आह मिलाई, मगर थोड़ी देर बाद धीरज से रहा नहीं गया और उसने कहा, यार बुरा मत मानना, तू चोरी और लूटपाट का काम करता है, जिसके वजह से तुझे कई बार जेल भी जाना पड़ता है। अक्सर पुलिस तेरे पीछे लगी रहती है। इसकी वजह से तेरी सामाजिक स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं है। फिर भी तुम्हारे बेटे में इतने अच्छे संस्कार कैसे, जबकि मैंने अपने बेटे को शुरू से ही अच्छे से अच्छे पब्लिक स्कूलों में पढ़ाया लिखाया, उसकी हर ज़रूरतों को पूरा किया, उसे महंगे महंगे कपड़े, मोबाइल, गाड़ियाँ और वहाँ सब कुछ दिलाया जो भी उसने चाहा। उसके किसी भी सपने को मैंने टूटने नहीं दिया, मगर फिर भी मेरे बच्चे में संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? नीरज ने धीरज का ढांढस बंधाते हुए कहा, कोई बात नहीं यार, ये उम्र ही ऐसी होती है जब इंसान को अपने आगे कोई दिखाई नहीं देता। तुम शायद भूल रहे हो, हम लोगों ने भी ये ज़िंदगी जी है। अब जब हमारे बच्चे ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो हम उन्हें क्यों रोक रहे? उन्हें करने दो, जब वक्त आएगा तो वह खुद समझ जाएंगे। तब धीरज ने कहा, मैं तुम्हारे बेटे से मिलने के बाद पूरी रात यही सोचता रहा कि एक चोर उचक्के का बेटा इतना संस्कारी और मेरा बेटा ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर तुमने ऐसी कौन सी सुविधाएं दी जो मैं नहीं दे सकता? ऐसी तुमने कौन सी उसे शिक्षा दी जो मैंने नहीं दी? तब नीरज ने कहा, ऐसी बात है तो चलो। नीरज धीरज का हाथ पकड़े अपने घर ले गया। वहाँ उसने पत्नी से एक शीशे का जार मंगवाया। उसने उसमें ढेर सारे बॉल डाली। जब जार गेंद से भर गया तब उसने उसमें छोटे छोटे कंकड़ डालना शुरू कर दिया। कंकड़ों के भर जाने के बाद जब उसमें और कंकड़ डालने की जगह नहीं बची तब उसने उसमें रेत डालनी शुरू कर दी। रेत के पूरा भर जाने के बाद आखिर में नीरज ने पानी भरना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा आया जब शीशे का जार पानी से पूरी तरह भर गया। ये सारी चीज़ें धीरज बड़े गौर से देख रहा था, मगर कुछ समझ नहीं पा रहा था। नीरज ने कहा, क्या तुम कुछ समझ रहे हो? धीरज ने कहा, नहीं यार, तुम क्या समझाना चाहते हो? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तब धीरज से नीरज ने कहा, देखो यार, मैंने इसमें सबसे पहले गेंद डाली। अगर मैंने इसमें सबसे पहले रेत डाली होती तो रेत से जार के भर जाने के बाद उसमें और कुछ भी डालना संभव नहीं होता। इसलिए मैंने सबसे पहले इसमें बॉल डाली। इसी तरह मैंने अपने बच्चे के अंदर सबसे पहले संस्कारों की बॉल डाली। पैसे रुपये के महत्व और दुनियादारी आदि को मैंने उसे तब तक नहीं जानने दिया जब तक उसके अंदर संस्कार पूरी तरह से भर नहीं गए। वहीं तुमने उसे जीवन में धन के महत्व और दुनियादारी को सबसे पहले समझाने की कोशिश की, अर्थात तुमने उसके मन रूपी जार को सबसे पहले रेत से भर दिया, जिसके कारण अब उसमें संस्कार रूपी बॉल समाने की जगह ही नहीं बची।
उसे सिर्फ धन का महत्व पता है, संस्कारों का महत्व नहीं। तो दोस्तों, आप अगर इस कहानी का वास्तविक महत्व समझ गए हो तो यार कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।